हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आज हम इस नए वीडियो में फिजिक्स प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पहले इकाई का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है, या स्थिर वैद्युत स्थितिकी क्या है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये पहला हो जाएगा इलेक्ट्रो, दूसरा हो जाएगा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ हो जाता है आवेश से, और स्टैटिक्स का अर्थ होता है विराम या स्थिर। तो हम स्थिर वैद्युतिकी को परिभाषित कर सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम विराम अथवा स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या कहेंगे? स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम विराम या स्थिर या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। यहाँ समझ सकते हैं, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हमें पढ़ने हैं, पहला जो चैप्टर हो जाएगा वह वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम का नियम। दूसरा है गॉस का प्रमेय, वैद्युत विभव, धारिता। इन चारों चैप्टरों के अंतर्गत हमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करता है। स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हुए हमें इन चारों चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर बताया गया कि स्थिर आवेश का अध्ययन करना, स्थिर या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करना। यहाँ पर स्टेप नंबर 1 हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 हो जाएगा यहाँ से पहला, यदि आवेश रुका हो। आवेश रुका होने का मतलब क्या हुआ? उसका वेग 0 हो। यदि आवेश v बराबर 0 होने का तात्पर्य आवेश विरामावस्था में है या रुका हुआ है या गति नहीं कर रहा है। इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 हो जाएगा, यदि आवेश नियत वेग से गतिमान हो। नियत वेग से गतिमान होने का तात्पर्य उसकी चाल में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। नियत वेग से गतिमान होने के तात्पर्य उसकी चाल में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो। अगर उसकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में आवेश अपने चारों तरफ
वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, यदि आवेश नियत ना हो। इसका तात्पर्य क्या हुआ? आवेश गति करेगा लेकिन उसकी चाल लगातार क्या होगी? बदलती रहेगी। ऐसी स्थिति में आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जा भी उत्पन्न करती है। मेरे प्यारे बच्चों, हम दोबारा इन चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्थिर वैद्युतिकी का अध्ययन करेंगे। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है आवेश से, स्टैटिक्स होता है विराम या स्थिर या रुका हुआ। अर्थात स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम विराम या स्थिर या रुके हुए आवेशों का अध्ययन, जैसा कि आपको लिखा गया है, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम स्थिर या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत हमें वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम पढ़ना है, गॉस का प्रमेय, वैद्युत विभव और धारिता को पढ़ना है। इन सभी चैप्टरों के अंतर्गत हमें जब भी आवेश का अध्ययन करेंगे वे रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर स्टेप नंबर 1, यदि यहाँ पर प्लस आवेश लिए हैं, हम इसको माइनस भी ले सकते हैं। यदि आवेश रुकी हुई अवस्था में है, अर्थात v बराबर 0 है, तो v बराबर 0 होने का तात्पर्य हुआ कि अभी आवेश विरामावस्था में अर्थात रुकी हुई अवस्था में है, वो गति नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में आवेश अपने चारों तरफ केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि यही आवेश नियत वेग से गतिमान हो, नियत वेग से गतिमान होने का तात्पर्य हुआ कि आवेश गति तो कर रहा है लेकिन अपने चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो यहां से हो जाएगा, यदि आवेश का प्रारंभिक चाल मान लेते हैं हम 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल था, तो अंतिम चाल भी वही होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, बीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेश अपने चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तीसरा स्टेप नंबर 3 हो जाएगा, यदि आवेश नियत वेग से गतिमान ना हो। नियत वेग से गतिमान ना होने का तात्पर्य क्या हुआ? उसकी चाल लगातार बदलती रहेगी। इनिशियल स्थितियों में, प्रारंभिक स्थिति में कुछ और है तो अंतिम स्थिति में कुछ और हो जाएगी, बीच में कुछ और भी हो सकती है। ऐसी स्थितियों में आवेश अपने चारों तरफ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ ऊर्जाओं को भी उत्पन्न करता है। और यहाँ पर एक शब्द का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आवेश। अब हम समझते हैं कि आवेश होता क्या है। आवेश, चार्ज। आवेश को समझने के लिए हमें सबसे पहले द्रव्यमान को समझना पड़ेगा। अगर द्रव्यमान को हम अच्छे से समझ जाएंगे तो आवेश भी हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। हम देखते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी हम सभी लोगों को अपनी सतह पर हमेशा चिपका कर रखती है। हमेशा जितने प्राणी हैं या जितने पेड़ पौधे हैं, कुछ भी हैं, पृथ्वी उसे हमेशा अपने सतह से चिपका कर रखती है। हम मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। यहां पर एक व्यक्ति है जिसको पृथ्वी अपने सतह पर चिपका कर रखी है, ये पृथ्वी है। तो प्रश्न ये उठता है, पृथ्वी हमारे अंदर ऐसा क्या है? प्रश्न ये उठता है कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण पृथ्वी हमें अपने सतह से चिपका कर रखती है। हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण पृथ्वी हमें अपनी सतह से चिपका कर रखती है, या पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है जो हम सभी लोगों को चिपकाने का प्रयास करती है।
पहला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसके कारण पृथ्वी हमें अपनी सतह से चिपका कर रख रही है। या दूसरा क्या है, पृथ्वी के अंदर से क्या है जो हम लोगों को चिपकाने का प्रयास करे अपनी सतह से। दोनों का अर्थ हो जाएगा, दोनों का आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। हमारे अंदर द्रव्यमान है जिसके कारण पृथ्वी पर सतह पर चिपका कर रख रही है, और पृथ्वी के अंदर भी द्रव्यमान है जिसके कारण हम लोगों को चिपका कर रख रही है। इसका मतलब तात्पर्य हुआ कि पृथ्वी हम लोगों के ऊपर एक आकर्षण बल लगाती है। पृथ्वी हम लोगों के ऊपर एक आकर्षण बल लगाती है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वही गुरुत्वाकर्षण बल प्राप्त करने के कारण पृथ्वी हमारे ऊपर बल लगाती है, और हमारे अंदर क्या है, द्रव्यमान है। पृथ्वी ऐसा करती क्यों है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर भी द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान होता क्या है, द्रव्यमान होता क्या है? तो द्रव्यमान एक देख रहे हैं गुण को दर्शा रहा है। द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने चारों तरफ, क्योंकि पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान है, पृथ्वी अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रही है, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, या गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। और किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी पृथ्वी पर सतह चिपका कर रखी है, इसका मतलब उसके अंदर भी द्रव्यमान है। जैसा कि हम 11 में पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो लागू हुआ है वो बिनु द्रव्यमानों के लिए लागू हुआ है। तो जहां पर द्रव्यमान रहेंगे, किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। इसका मतलब पृथ्वी हमारे ऊपर एक बल लगाती है, इसे क्या कहते हैं हम, आकर्षण बल कहते हैं। और आकर्षण बल संभव कब हुआ है, क्योंकि हमारे अंदर भी द्रव्यमान है, पृथ्वी के अंदर भी द्रव्यमान है। इसी वजह से पृथ्वी हमें चिपका कर रखती है, और पृथ्वी हमारे ऊपर द्रव्यमान के कारण पृथ्वी हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करवाती है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल यदि कहीं पर पहले से उत्पन्न है तो उसका अनुभव भी करवाती है। यहां से क्या कहेंगे, द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने चारों तरफ गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि वह पहले से उत्पन्न है तो उसका हमें अनुभव भी करवाती है। द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि यह क्षेत्र पहले से उत्पन्न है तो उसका अनुभव भी करवाती है। द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि यह क्षेत्र पहले से उत्पन्न है तो उसका अनुभव भी करवाती है। उसी प्रकार से हम इस संकल्पना से आवेश की भी संकल्पना हम समझ सकते हैं। आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण या गुणधर्म होता है जिसके कारण वह अपने चारों तरफ वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि यह क्षेत्र
पहले से उत्पन्न है तो उसका अनुभव भी करवाती है। पुनः एक बार हम समझते हैं। आवेश को समझने से पहले हमें द्रव्यमान को समझना होता है। जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तुएं या प्रत्येक वस्तु को चिपका कर रखती है अपने सतह पर। इसका कारण यह होता है कि पृथ्वी हम लोगों के अंदर क्या रहता है, द्रव्यमान रहता है, और पृथ्वी के अंदर क्या रहता है, द्रव्यमान रहता है। जब किन्हीं दो पिंडों के मध्य या किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण बल लगाती है, क्योंकि पृथ्वी हम लोगों के ऊपर आकर्षण बल लगाती है, इस वजह से हम लोग चिपके रहते हैं। इसका पृथ्वी हम लोगों को चिपकी रहती है। इंपॉर्टेंट ये है कि पृथ्वी का जो मास होता है, अर्थात मास, जो पृथ्वी का मास होता है हम लोगों के मास से बहुत ज्यादा अधिक रहता है। इसी वजह से पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी सतह पर चिपका कर रखती है। अगर पूछा जाए कि हम लोगों के अंदर ऐसा क्या चीज है जिसका पृथ्वी सतह से चिपकाने का प्रयास करती है, या पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या चीज है, पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या चीज जिसके कारण सतह से चिपका कर रखती है, तो दोनों का अर्थ होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को समझते हैं। द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने चारों तरफ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि यह क्षेत्र पहले से उत्पन्न है तो उसका अनुभव भी करवाती है। उसी प्रकार से आवेश है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने चारों तरफ वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र पहले से उत्पन्न है तो वह उसका अनुभव भी करवाती है। इसके हम कुछ गुण को देखते हैं। पहला हो जाएगा स्टेप नंबर 1, आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण है या मूलभूत गुण है। आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण या मूलभूत गुण होने का तात्पर्य आवेश जो है पदार्थ का अंतिम गुण है, इसके बाद कोई भी गुण नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए आवेश किससे मिलकर बना है, हमें नहीं पता किससे, क्योंकि यह अंतिम गुण है। इसी वजह से क्या कहते हैं, मूलभूत गुण कहते हैं। मूलभूत गुण होने का तात्पर्य हुआ कि आवेश किससे मिलकर बना हुआ है ये हमें पता नहीं है। उसी प्रकार से द्रव्यमान जो है, अगर आपसे पूछा द्रव्यमान किससे मिलकर बना है, वो भी हमें पता नहीं, क्योंकि वो भी क्या है, आपको पदार्थ का आंतरिक गुण है। आवेश की तरह जो द्रव्यमान है वो भी मूलभूत गुण है या आंतरिक गुण है, क्योंकि इसके बाद पदार्थ कौन से गुण है वो हमें पता नहीं है। दूसरा हो जाएगा पदार्थ या आवेश, ऐसा कह सकते हैं हम, पदार्थ की उदासीनता को समाप्त करके हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पदार्थ की उदासीनता को समाप्त करके हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ, उदासीनता का तात्पर्य क्या होता है। उदासीनता का, अगर कोई पदार्थ उदासीन है, इसका मतलब ये कभी कदापि नहीं हो सकता कि उस पर आवेश का मान 0 है। अभी तो इसका तात्पर्य हो सकता है कि उस पर जितने धनावेश है उतने ऋणावेश भी हैं, अर्थात धनायनों और ऋणायनों की संख्या आपस में क्या रहती है, बराबर रहती है। उदासीनता का कदापि मतलब नहीं होता है उस पर आवेश का मान 0 है। जिसे हम मान लेते हैं ये एक पदार्थ है, जो उदासीन है। इसका द्रव्यमान हम यम मान लेते हैं। दूसरा,
ई पदार्थ है जिसमें प्लस लिखा गया है, हम इस पदार्थ को ए मान लेते हैं जिसका द्रव्यमान Ma है। तीसरा कोई पदार्थ लेते हैं जिसमें माइनस है लिखा गया है, जो बी से इंगित है, इसका हम मास एम सफिक्स ऑफ बी मान लेते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां पर जितने धनावेश है उतने ऋणावेश है, अर्थात प्रोटॉनों की संख्या बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। अगर कोई भी पदार्थ उदासीन है, इसका तात्पर्य हुआ कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या अर्थात धनावेशों की संख्या इलेक्ट्रॉनों संख्या के बराबर, अर्थात मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों संख्या के बराबर, अर्थात धनावेशों की संख्या ऋणावेशों संख्या के बराबर। उस स्थिति में इसका मास जो है m है। और एक ऐसा पदार्थ है जिस पर धनावेश लिखा प्लस चढ़ा है। प्लस होने का तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी पदार्थ धनावेशित है, धनावेशित होने का यह तात्पर्य होता है कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। पहले मान लेते हैं उसमें 50 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके बाद उसमें से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं। इलेक्ट्रॉन ही क्यों निकल रहे हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं निकल रहे हैं, उसको हम अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। धनावेश होने का तात्पर्य यही हुआ, कोई पदार्थ उस पर धनावेश होने का तात्पर्य हुआ उस पर इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका तात्पर्य हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन निकले, इसका तात्पर्य हुआ कि अपने साथ 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम द्रव्यमान को भी लेकर चले गए हैं। अर्थात अगर ये पहले उदासीन था तो उसका मास यम था, लेकिन ये धनावेशित हुआ। धनावेशित होने के तात्पर्य इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तभी क्या हुआ, इस पर धनावेश आया और इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। इसका तात्पर्य हुआ कि 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम को भी लेकर बाहर गए। हम माने थे पहले यम था इसका मास, लेकिन इस जो Ma आया है, ये वाला मास जब उदासीन पदार्थ था और जब ये आवेशित हो गया, धनावेशित हो गया, तो दोनों में जो संबंध हो जाएगा द्रव्यमानों का, वो क्या हो जाएगा, उदासीन पदार्थ का जो मास हो जाएगा वो अधिक हो जाएगा धनावेशित पदार्थ से, क्योंकि धनावेशित है इसका तात्पर्य वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। और जब इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो अपने साथ 9.1 10 घाते -31 किलोग्राम लेकर बाहर निकल गए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका धनावेश अधिक हो गया, किससे, ऋणावेशी से, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉनों की कमी ही धनावेश को प्रदर्शित करती है और इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकता होती है वह ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर धनावेशों की संख्या अधिक हो गई। यहाँ पर एक पदार्थ है जिस पर ऋणावेश दिखाई दे रहा है, इसका तात्पर्य होगा कि इसमें सामान्य अवस्था से, अर्थात जब उदासीन था जितने इलेक्ट्रॉन थे अब उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो अपने साथ 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम भी लेकर जाता है। अर्थात जो इसका द्रव्यमान होता है, अर्थात जब कोई पदार्थ ऋणावेशित होता है उसका जो द्रव्यमान होता है सामान्य अवस्था से अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें, इलेक्ट्रॉन एक प्रवेश किया है, अर्थात यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह प्रोटॉनों की संख्या से अधिक है, और जो यहाँ पर ऋणावेशित पदार्थ का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो उदासीन पदार्थ के द्रव्यमान से अधिक हो जाएगा, क्योंकि जब वो उदासीन था उसका मास m था, जैसे ही ऋणावेशित हो गया उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। और पहले क्या, जब उदासीन था उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर थे, अर्थात धनावेश और ऋणावेश आपस में बराबर थे, लेकिन जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता हो गई, अर्थात एक अधिक ऋणावेश, एक और ऋणावेश हो गया। ऋणावेश होने के साथ तात्पर्य हुआ अपने साथ 9.1 गुणे 10 घाते -31 किलोग्राम लेकर आ गया, अर्थात उस स्थिति में उसका जो मास हो जाएगा वह उदासीन परमाणु की मास से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उदासीनता का तात्पर्य हुआ, हमने लिखा है कि पदार्थ की उदासीनता को हम समाप्त करके हम किसी भी वस्तु को आवेशित किए। ये उदासीन था, अब हमने क्या किया, ये अब उदासीन नहीं है। इसका क्यों उदासीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धनावेशों की संख्या की अधिकता है। धनावेशों की संख्या अधिकता होने का तात्पर्य क्या हुआ, यहाँ से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ऋणावेशित है, ऋणावेशित होने का तात्पर्य क्या हुआ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गया, अर्थात एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। दोनों में यहाँ पर एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है, इसका तात्पर्य क्या हुआ, दोनों में से क्या है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकल रहे हैं। उसका वजह क्या है, इसका रीजन है कि जो मास ऑफ यहाँ से प्रोटॉन होता है वह 1837 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। 1837 गुना कितना होता है मास। अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 किलोग्राम है, इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1 किलोग्राम है तो जो प्रोटॉन का मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1837 गुना हो जाएगा, 1837 किलोग्राम हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर अगर हम यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो प्रोटॉनों का द्रव्यमान होता है वह इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान से 1837 गुना है। इसी वजह से अर्थात अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा 1 किलोग्राम होगा तो प्रोटॉन का 1837 गुना हो जाएगा। अर्थात प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वेरी वेरी मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉनों का मास होता है वो बहुत अधिक होता है। इसी वजह से किसी भी धातु से, किसी भी परमाणु से जो जब कोई धातु है, कोई परमाणु है, अगर वह आवेशित धनावेशित होता है या ऋणावेशित होता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होता है। हम अगले गुण को देखते हैं। स्टेप नंबर 3 हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, जहां पर आवेश है वहां द्रव्यमान अवश्य होगा, लेकिन इसका व्युत्क्रम सत्य नहीं है। जहां पर आवेश है वहां पर द्रव्यमान अवश्य होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है और ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी है 9.1 किलोग्राम। प्रोटॉन है, प्रोटॉन के पास धनावेश है तो उसके पास भी क्या है, उसके पास 1.67 किलोग्राम द्रव्यमान है। लेकिन इसका व्युत्क्रम सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या हो, जिसके पास द्रव्यमान है ये जरूरी नहीं है कि उसके पास आवेश भी हो। इसका तात्पर्य ये था। स्टेप नंबर 4, समान प्रकृति के आवेशों, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य, समान प्रकृति के आवेश आपस में प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के होने का मतलब सजातीय आवेश, अर्थात सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। सजातीय आवेश मतलब समान प्रकार के आवेश, जैसे प्लस प्लस हुए, माइनस माइनस हुए। तो यहां पर हम समझते हैं, जैसे यहां से हो जाएगा यहां से ए है, या ऐसा हम समझ सकते हैं इसको, रोहन सोहन, ये दोनों एक ही प्रकृति के हैं। अर्थात इनके मध्य जो बल कार्य करेगा वह प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जो कि बाहर तरफ कार्य करेगा हो जाएगा एफ रिपल्सन फोर्स। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां से ये नेमा है, ये नेमिका है, दोनों एक ही प्रकृति के हैं, ऋणावेशित हैं, इसलिए इनके मध्य एफ रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। यहां से ऋणावेशित है, दोनों पर कैसा चार्ज है, आवेश ऋणावेशित, यहां पर धनावेशित। यही सजातीय आवेश, समान प्रकार के आवेशों को हम सजातीय आवेश कहते हैं, और किन्हीं दो सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। हम अगला स्टेप समझते हैं।
विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति के आवेश के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अब विपरीत प्रकृति होने का मतलब विजातीय आवेश, अर्थात विजातीय आवेश के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अगर हम यहां पर सोहन के स्थान पर हम नेमिका यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, ऋण आवेश, और यहां पर हम सोहन को ला देते हैं, सोहन। तो ये दोनों विजातीय आवेशों के माइनस प्लस प्लस माइनस, इन दोनों के मध्य आकर्षण बल एफ, एट्रैक्शन फोर्स एफ, एट्रैक्ट, इन दोनों के मध्य बहुत तीव्रता से आकर्षण बल कार्य करेगा। वही प्रक्रिया यहां पर भी हो जाएगी, यहां पर हो जाएगा एफ एट्रैक्शन फोर्स, एफ एट्रैक्शन फोर्स, यहां से हो जाएगा आकर्षण बल। तो विपरीत प्रकृति के आवेश के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। विपरीत प्रकृति होने का मतलब विजातीय आवेश जो आपस में विपरीत प्रकृति के होते हैं, अर्थात विजातीय आवेशों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे यहाँ पर रोहन और नेमिका, ये ऋणावेशित, ये धनावेशित, यहाँ पर नेमा ऋणावेशित है और सोहन धनावेशित है, अर्थात इन दोनों के मध्य आकर्षण बल कार्य करेगा। ये सब थे कुछ आवेश के गुण थे। हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें आवेश के विषय में समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। पहला हो जाएगा आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हो जाएगा आवेश बराबर हो जाएगा धारा गुणे हो जाएगा समय, अर्थात यहां से हो जाएगा Q बराबर I इंटू टी। मात्रक, बीमा समझ लेते हैं, बीमा डायमेंशन, Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी हो जाएगा। I क्या है, धारा का मतलब एम्पियर, हो जाएगा यहां से एम्पियर, इंटू हो जाएगा सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। दूसरा हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। यही एम्पियर इंटू सेकेंड ही एक कूलाम के बराबर होता है। तीसरा, आवेश का CGS पद्धति में मात्रक स्टेट कूलाम होता है, स्टेट कूलाम होता है। इसी को आवेश का स्थिर वैद्युत मात्रक कहते हैं। एक कूलाम
1 कूलाम बराबर हो जाएगा 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। चौथा हो जाएगा आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक एव कूलाम होता है। एव कूलाम होता है। लिखेंगे 1 कूलाम बराबर हो जाएगा 1/10 एव कूलाम। आवेश के अन्य मात्रक पहला हो जाएगा एम्पियर इंटू घंटा बराबर हो जाएगा 3600 कूलाम। दूसरा हो जाएगा फैरड, 1 फैरड बराबर हो जाएगा 96,500 कूलाम। तीसरा हो जाएगा मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम में हो जाएगा 10⁻³ कूलाम। चौथा हो जाएगा माइक्रो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻6 कूलाम। इस प्रकार से आज हमने इसी प्रकार से आवेश का संपूर्ण अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप जरूर कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, चाहे अच्छा लगा हो चाहे खराब लगा हो, जो गड़बड़ लगा हो उसको भी कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।